इंटेलिजेंस के बजाय जो स्ट्रेटेजी है प्रिपरेशन की वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो क्या रास्ते हैं जिनसे हम कम मेहनत करके ज्यादा रिजल्ट्स ले सकते हैं? तो हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंक्रीज स्कोर इन क्वांट सेक्शन ऑफ कैट, 10 मोस्ट एक्यूरेट एंड इनफैलिबल ट्रिक्स। अब ये कौन सी 10 ट्रिक्स हैं जिनको अगर हम अप्लाई करें अपनी स्ट्रेटजी को एक स्ट्रीम लाइन में लाएं तो हम कम मेहनत करके भी सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। सो ऑफ कोर्स यू शुड स्टार्ट अर्ली। क्या होता है जनरली हम फॉर्म भरते हैं तब भागते हैं कोचिंग लेने के लिए, तब हम भागते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। कुछ लोग होते हैं जो एक डेढ़ साल पहले से ही मन बना लेते हैं कि हमें कैट लिखना है और वो शुरुआत से ही कुछ ना कुछ बेसिक स्टार्ट कर देते हैं। इवन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर में जब जाते हैं अपने कॉलेज के तभी सोच लेते हैं कि यार 3 साल बाद मुझे कैट लिखना है, क्वांट आएगी तो कोचिंग नहीं, अपने आप मैथ्स में परसेंटेज छोटी छोटी चीजें घर में शुरू कर देते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करना। कम से कम मिनिमम 8 से 10 महीने तो पहले स्टार्ट करनी ही चाहिए कैट की प्रिपरेशन। इट इज नॉट एन इजी एग्जाम। कोई आपको बोलता है कि 3 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत नहीं होगी। हाँ, अगर आपने पहले कैट लिखा हुआ है और पहले कुछ काम करा हुआ है और पिछले साल किसी वजह से नहीं हो पाया था तो आप आखिरी में अगर आप 3 महीने में कुछ करना चाहें तो हो जाएगा। लेकिन अगर आप शुरुआत से ही 3 महीने में अगर आपको लगता है कि क्रैश कोर्स करके कैट हो जाएगा, नहीं होता जनरली, मेरा ऐसा मानना है। तो स्टार्ट अर्ली, as early as you can. तो this would be your first trick, first strategy. Now, second is, यार जनरली क्या होता है, बच्चे सबसे पहले कोचिंग एडमिशन ले लिया, जो वो कराए जा रहे हैं वो हम करे जा रहे हैं और हम आधी बार कर रहे हैं, आधी बार वो भी नहीं कर रहे हैं और एक्चुअल मॉक से भागते हैं। अच्छा ये बताओ कि जब आपको ये पता हो कि मंजिल क्या है तभी तो आप उसका रास्ता ढूंढ पाओगे। आपको मंजिल पता नहीं है, आप पहले रास्ते में चलना शुरू कर दिए हो और 3 महीने बाद रियलाइज होता है कि यार ये रास्ता तो गलत दिशा में जा रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में पेपर क्या पूछता है। क्योंकि अगर मान लो टॉपिक आपने टॉपिक पढ़ लिया परसेंटेज, अब परसेंटेज में ही अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी में परसेंटेज में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग प्रिपरेशन करेंगे तो टॉपिक तो वही परसेंटेज है, उसमें अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉपिक तो वही प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट आप कैट की प्रिपरेशन करेंगे तो उसी परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में अलग फ्लेवर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉपिक्स नहीं, एक्चुअल में कैट क्या चाहता है, कैट का वो एग्जामिनर की थॉट प्रोसेस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे प्रीवियस ईयर पेपर उठाने चाहिए और एग्जाम के जब मैं प्रिपरेशन शुरुआत करूं उसी टाइम मुझे शुरुआत में पिछले जो रिसेंट 4-5 साल के पेपर हैं उनको अच्छी तरह उठा के सॉल्व करना चाहिए, सॉल्यूशन देखने चाहिए, डिटेल में समझना चाहिए कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब था, कैसे इसका आंसर निकाला गया है। यहां से शुरुआत करनी चाहिए। अब ऐसे टॉपिक तो है नहीं जो आपने जिंदगी में कभी नहीं पढ़े, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंडेड रेशियो, सब आपने स्कूल में पढ़ा हुआ है क्लास 10 तक। तो यानी कि कोई एलियन टॉपिक्स तो है नहीं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पेपर क्या पूछ रहा है, हमें मंजिल पता होनी चाहिए, तभी हम रास्ता तो अपने आप निकाल देंगे। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें, क्योंकि असल में वो क्या पूछ रहा है हम उसी के लिए तैयारी करें, फालतू चीजें ना पढ़े। अगला स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो थर्ड जो आपका ट्रिक है, थर्ड पॉइंट ये है कि सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो अपने आप कि यार पिछले 5 सालों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइडेंटिफाई द टॉपिक्स, उनका डिफिकल्टी लेवल आइडेंटिफाई करो, समझो, पैटर्न को समझो, अपने आप बैठ के समझो। कोई दूसरा समझाए, यार वो अपने दिमाग से सोच रहा, तुम अपने दिमाग से सोचोगे ना। कोई चीज तुम्हारे उसके लिए आसान हो सकती है, तुम्हारे लिए कठिन हो सकती है, कोई चीज उसके लिए कठिन हो सकती है, तुम्हारे लिए आसान हो सकती है। तो दूसरे की राय मत सुनो, सीधा बहुत सारे उनके राय, मतलब दूसरों के लोगों के राय सुनने के बजाय अपना दिमाग लगाओ, अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी समझो, अपने हिसाब से अपना डिफिकल्टी लेवल डिसाइड करो। हर एक टॉपिक क्या क्या आ रहा है लिस्ट बनाओ, मेरे को क्या क्या आता है, मेरे क्या क्या वीक एरियाज है, मेरे क्या क्या स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, और उसके हिसाब से अपनी आगे की प्लानिंग करो। चौथा पॉइंट आपके सामने है, रिलेवेंट स्टफ पढ़िए। रिलेवेंट मतलब यार देखो कैट बदलता है ना, बदला है ना कैट। क्या कैट 2007 से तक जो कैट आता था, 8 तक जो कैट आता था, क्या अब पिछले 5 सालों से वैसा कैट वही है क्या? 2004, 5 और 6 का जो कैट था, डिफिकल्टी लेवल बहुत हाई हुआ करता था क्वांट का उस टाइम पे, तो क्या अभी कैट वही है क्या? बदला है ना कैट। तो ऑफ कोर्स हमारा स्टफ भी तो बदलना चाहिए, पढ़ाई जब हम स्टडी कर रहे हैं। ज्यादातर
प्रॉब्लम क्या है ज्यादातर बुक्स की, स्टडी मटेरियल्स की, इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम क्या है कि वो 15-15 साल का जो उनकी क्लास एक्सरसाइजेस हैं अपडेट नहीं हो रही हैं, या अपडेट कर रहे हैं तो इररिलेवेंट टफनेस उसमें डाली हुई है, इररिलेवेंट मैथमेटिक्स उसमें पूछी हुई है। यार कैट मैथ्स नहीं चेक करना चाहता, मैं कैट इज यूजिंग मैथमेटिक्स एज अ टूल टू चेक योर मेंटल एबिलिटी। तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें सोचने पे मजबूर करना होगा, ना कि उसमें मैथ्स का बड़ा कंसेप्ट हो रहा होगा। हाँ पूछता था वो, अगर आप कैट 2006 देखें, कैट 2005 देखें, कैट 2007 देखें, मैथ्स के क्वेश्चन उसने कठिन पूछे हुए हैं। लेकिन क्या पिछले 5 सालों में ऐसा हो रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा है, दिमाग लगा रहा है, लगने को मजबूर कर रहा है। तो हमें हमें भी वही रेलेवेंट स्टफ पढ़ना चाहिए, और उसके लिए पहले बात करिए, अपने सीनियर से बात करिए, अपने मेंटर से बात करिए। और जरूरी नहीं है कि एक जो कि फला इंस्टीट्यूट का उन्होंने स्टडी मटेरियल 15 साल से वही चला रहे हैं तो आप भी उसी को फॉलो करें। तो रेलेवेंट स्टडी पढ़िए, वो आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, अपने आप पेपर को देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बोला, स्टडी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पुराने पेपर समझ आइए। 5वां पॉइंट क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस। अब ये बच्चे जनरली कम करते हैं। हमने क्या करा, कंसेप्ट समझ में आया, अब हमने स्टडी अपनी तैयार शुरू करी। अब स्टडी शुरू करी तो हमने हमने टॉपिक्स पढ़ने शुरू करे, किसी से पढ़ना, इधर से सीखा, उधर से सीखा। मैंने कोई टॉपिक सीखा, मान लेते हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। अब मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को 10 जगह से कंसेप्ट सीख लिए। अब मैं उसे क्वेश्चंस कर रहा हूं बैठ के। पॉइंट नंबर 1, जो सही बच्चा है वो क्वेश्चन खुद चैलेंज लेके सॉल्व करता है। और ज्यादातर जो ज्यादा मेहनत करके सिलेक्शन नहीं निकालने वाले बच्चे होते हैं वो सॉल्यूशन देखते रहते हैं लोगों के, वीडियो खोल देंगे, सॉल्यूशन देखे जा रहे हैं, बैठे सॉल्यूशन ही देखे जा रहे हैं, अपने आप पेन उठा के सॉल्व नहीं कर रहे हैं। उनको प्रिपरेशन चल रही है वीडियो देख देख के। अरे भाई तुम खुद नहीं करोगे, खुद उस क्वेश्चन को उठा के सॉल्व नहीं करोगे, एग्जाम में नहीं होगा। देखे जाओ, कितने भी सॉल्यूशन देखे जाओ। तो और फिर उसके बाद अपने आप जब करने लग जाएंगे तो फिर एक लेवल आएगा आपका। उसके बाद हमें प्रैक्टिस टाइम बाउंडेड करनी चाहिए। ये बच्चे आखिरी में जाके शुरू करते हैं। एग्जाम सर पे आ गया, 2 महीने बचा, 1.5 महीना बचा, तब वो टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। मैं बोलता हूँ शुरुआत से टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो पहले तो उसको सारे, उसके जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करो, और फिर टाइम बाउंडेड। एग्जाम में तो टाइम बाउंडेड करना होगा ना भाई। तो एग्जाम में फिर हमें क्या होता है, आता तो सर था, टाइम ही नहीं बचा। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि आपने टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं करी, स्ट्रेटजी नहीं बनाई, कौन सा क्वेश्चन करने का था, छोड़ने का था, वो आपकी स्ट्रेटजी माइंड में बनी ही नहीं। कैसे हम उसका एग्जाम को क्रैक करेंगे? अगली बात, ऑफ कोर्स ये तो करना ही है, कंसेप्ट्स पढ़िए, ट्रिक्स पढ़िए, समझिए। अब जिससे एक सीनियर है, जैसे उसने वो 15 साल से पढ़ा रहा है, तो 15 साल में उसने उस क्वेश्चन को कितने तरीकों से करा होगा। तो वो हर तरीके से जब उसने करा होगा तो उसने पाया होगा कि यार इस क्वेश्चन को करने का ये बेस्ट तरीका है, वो आपको सिखा रहा है। अब आप वो समझिए, अपना दिमाग भी लगाइए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे 4 तरीकों से हो सकता है। हर क्वेश्चन को करने के कम से कम 2 या 3 या 4 तरीके आपको आने चाहिए। और फिर उसमें से बेस्ट तरीका कौन सा है वो आपके, जब आप टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस करेंगे, जब आप घर में खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका दिमाग अपने आप ही उस तरीके को सबकॉन्शियसली पकड़ना शुरू कर देगा कि जो उसमें बेस्ट तरीका होगा। तो ये ट्रिक्स और कंसेप्ट्स पढ़ना है, यानी कि 2 बातें हैं, एक प्रैक्टिस अलग, कंसेप्ट अलग, फिर प्रैक्टिस, फिर कंसेप्ट, और ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और ये यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ते पढ़ते टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस में आपका स्कोर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वो करेंगे तो उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि यार इस कंसेप्ट में मुझे, मैं वीक हूं तो मुझे दोबारा आप बुक्स में आएंगे, फिर उसमें जाएंगे, तो साइकिल आपकी चलती रहेगी। जितनी बार आप साइकिल चलाएंगे उतनी बार निखरते चले जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट इज 7th पॉइंट इज ऑफ कोर्स चूज योर क्वेश्चंस। कौन से करने हैं? 22 क्वेश्चन वहां पर आएंगे। ऑफ कोर्स 22 के 22 आपको नहीं करने हैं, जरूरत ही नहीं है। कर सकते तो उससे बढ़िया ही क्या है भैया। लेकिन अगर आपको 18 कर रहे हैं, आप 15 क्वेश्चन कर रहे हैं, 16 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कौन से वाले आपके, फॉर एग्जांपल मैं अलजेब्रा में वीक हूं तो मैं अलजेब्रा उठाऊंगा, कोई अर्थमेटिक में, सॉरी अलजेब्रा में स्ट्रांग हूं तो मैं अलजेब्रा उठाऊंगा, कोई अर्थमेटिक में स्ट्रांग है तो अर्थमेटिक उठाएगा, कोई ज्योमेट्री में स्ट्रांग है तो वो ज्योमेट्री को उठाएगा। अपने फ्लेवर के क्वेश्चन उठाओ। अब किसी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, किसी के फिगर्स को समझना किसी के लिए स्ट्रांग है, कोई मॉडर्न मैथ्स में स्ट्रांग है। अपना स्ट्रेंथ एरिया उठाओ, उसके क्वेश्चन चूज करो। चूज आप बेटर तभी कर पाओगे जब आपने उस चूज करने के लिए प्ले फील्ड में काम करा होगा। और आपके प्ले फील्ड कौन से हैं? मॉक्स आपके प्ले ग्राउंड पे हैं। तो जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक दो भैया। 40 मॉक से कम दिए बिना एग्जामिनेशन हॉल में मत घुसना। ये मेरी आपको सजेशन है, बाकी आप मालिक हैं। ओके, नाउ ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन हॉल में, मॉक्स में, प्रिपरेशन के दौरान घबराओ मत, जल्दीबाजी मत करो।
मैथ्स पूछना उसका मकसद नहीं है। ही इज नॉट, दे आर नॉट सीकिंग मैथमेटिशियंस। वो क्वेश्चन आसान होता है, वो आपका दिमाग टेस्ट कर रहा है। बेटा इतना दिमाग चाहिए, सही बताऊं, जितना रोड पार करने के लिए चाहिए। अपने आप को कूल माइंड रखो, अपने पे भरोसा रखो। जितना अपने पे भरोसा रखोगे उतना ज्यादा आप कठिन से कठिन चीज कर जाओगे। अपने पे भरोसा कम रखोगे तो ऑफ कोर्स आप 2 into 2 दे दिया जाए 4 बताने में दिक्कत आएगी। प्रिपरेशन के दौरान अपने पे भरोसा रखें, मॉक्स के दौरान अपने पे भरोसा रखें, एग्जाम के दौरान अपने पे भरोसा रखें, प्रैक्टिस के दौरान अपने पे भरोसा रखें, कूल रहें, काम रहें। आसानी से कैट क्लियर होगा, सबका हो जाता है, बड़ी बात नहीं है। सीटें भरी जाती हैं हर साल, आईएम्स की, अहमदाबाद की, बैंगलोर की, कलकत्ता की, सबकी सीटें भरी जाएंगी। आप होंगे नहीं होंगे आपको डिसाइड करना है उसके अंदर। नाउ अगला है, ऑफ कोर्स बोथ थिंग्स आर रिक्वायर्ड, स्पीड एंड एक्यूरेसी। अब स्पीड, स्पीड आपकी कैसे आई बढ़ेगी? अब ज्यादा से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें फिल्टरेशन प्रोसेस पे जाएं कि यार, क्योंकि मार्क्स तो कठिन क्वेश्चन के और आसान क्वेश्चन के सबके मार्क्स सेम होते हैं। तो आप पेपर लेकिन अगर आप एग्जाम में आपने 4 कठिन क्वेश्चन ढूंढे, पकड़े और उसमें टाइम खराब कर दिया, दूसरे बच्चे ने 8 आसान क्वेश्चन ढूंढे और उसने उसको टिक मार के आ गया, और क्वेश्चन तो वहां पे आसान भी होंगे और कठिन भी होंगे। यस और नो? तो आप इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट टॉपिक क्या है? कल रिवाइज करें। ऐसा नहीं कि मैंने प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पढ़ लिया और एक महीने 2-3 महीने बाद मुझे याद आ रही है, मैं क्योंकि और टॉपिक पढ़े जा रहा था। अरे जो टॉपिक पढ़े जा रहे हैं उनको बार बार रिवाइज भी तो करें। हर 10 दिन बाद उसका 10 क्वेश्चन का सेट उठा लें, लगाएं। फिर अगर आप आगे बढ़ गए, अलजेब्रा में आ गए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आ गए, प्रोबेबिलिटी में आ गए, कुछ वाले टॉपिक छोड़ ना दें। ऐसा ना हो कि 3 महीने बाद फिर आप किसी टॉपिक उठा रहे हैं। लगातार कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। अगर आप ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं, यकीन मानिए आपको ड्रास्टिक चेंज देखेंगे अपने मॉक्स के स्कोर में और ऑफ कोर्स फाइनल रिजल्ट में। थैंक यू, बाय बाय।